नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच मैं सुभाष बाम्बू। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चैप्टर है भाई? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बात करेंगे बॉन्ड के टाइप्स, कितने प्रकार के बंध होते हैं जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है। आयनिक बंध, फिर कोवलेंट बंध और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक बंध, इनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इजी टॉपिक भी है, यदि आप ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सही भी हो जाएंगे। तो बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखो भाई, केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले बात करेंगे आयनिक बंध की। सबसे पहले लिखो आप आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड। देखो भाई, आयनिक का मतलब नाम से आपको पता चल रहा है, आयनिक यानी आयंस के द्वारा। यानी आपको ए प्लस और बी माइनस के द्वारा यदि कोई बॉन्ड बने जिसमें एक पूरी तरह से प्लस हो, एक पूरी तरह से माइनस हो। प्लस का मतलब होता है जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, और माइनस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। यानी एक ऐसा एटम ए जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, यानी ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस चला जाए। और एक ऐसा बी कोई एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेके बी माइनस बना ले। तो ये जो ए प्लस बन रहा है और बी माइनस बन रहा है, इनके बीच का जो आकर्षण होता है इसको हम बोलते हैं आयनिक बंध। देखो, अब इनके बीच में देखो प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण लग रहा है, तो इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा आकर्षण बल लगता है इनके बीच में? सर, इनके बीच में लगता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इसका जो दूसरा नाम है आयनिक, जो ये बॉन्ड है, इसका दूसरा नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा होता है दूसरा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा इसको वैद्युत सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लस और माइनस में टूटता है। इसकी वजह से इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो लिखो भाई इसको। देखो भाई, अन्य नाम लिखो आप इसके। अन्य नाम। अन्य नाम क्या है? सर, इसका अन्य नाम है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा एक और नाम है इसका, वैद्युत संयोजक बंध। विद्युत की जगह विद्युत लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। विद्युत संयोजक बंध। विद्युत संयोजक बंध, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दो नाम आगे, आयनिक बंध या फिर स्थिर विद्युत आकर्षण बल या विद्युत सहसंयोजक बंध। अब आपको पता चल गया कि यदि ए एक ऐसा एटम जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सके, और एक ऐसा एटम जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बी माइनस बना सके, यानी ए प्लस और बी माइनस के बीच का जो आकर्षण होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखो, ए क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। यदि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको धातु बोलते हैं। धातु क्या करता है? धातु अपने इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग करता है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले उसको हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। अधातु। तो धातु और अधातु के मध्य अपन बोल सकते हैं, धातु और अधातु के मध्य आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। लिखो भाई, एक एक चीज को लिखते हैं, तब जाके आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। तो आप ऐसे लिख लो, ए प्लस बी माइनस। ये प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। और बी माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है वो क्या होती है? धातु। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो क्या होती है? अधातु। तो धातु कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और अधातु कौन होती है? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो लिखो भाई डेफिनेशन। लिखो भाई, एक धातु व एक अधातु परमाणु। एक धातु व एक अधातु परमाणु, परमाणु के मध्य, के मध्य इलेक्ट्रॉन
परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध, बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। देखो भाई, एक धातु व अधातु परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। फिर दूसरी बात, आयनिक बंध की जो प्रवृत्ति होती है, आयनिक बंध की प्रवृत्ति, अब ये आपको पता होना चाहिए भी आयनिक बंध यदि दोनों मेटल और नॉन मेटल के बीच इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आयनिक बंध की प्रवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। डेल्टा एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस, ए और बी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आयनिक बंध उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, आगे देखो कुछ कंडीशन होती है आयनिक बंध बनने के लिए, शर्त, आयनिक बंध बनने के लिए शर्त, आयनिक बंध बनने के लिए शर्त, बनने के लिए शर्त। सबसे पहली शर्त देखो, सबसे पहली शर्त हो गई आपका, यदि ए से ए प्लस बन रहा है, ए से ए प्लस बन रहा है, इसका मतलब आसानी से ए प्लस बनना चाहिए। आसानी से प्लस कब बनेगा, जब उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी। तो इसकी आयनन ऊर्जा कम होगी, उसके में आयनिक बंध ज्यादा होंगे। तो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम, आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो आयनिक बंध ज्यादा होगा, आयनिक बंध ज्यादा बनेगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, बी से, बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, बी माइनस बना रहा है। इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो, ए से ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो बी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, बी माइनस बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से एक्सेप्ट करेगा, यानी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रो एफिनिटी ज्यादा होगी, उसके आयनिक बंध के गुण ज्यादा होंगे। तो लिखो भाई इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी लिख सकते हो आप इसके, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी तो क्या होगा, आयनिक बंध ज्यादा होगा, आयनिक बंध ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब हो गया बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से बी माइनस बनना। तीसरा हो गया उच्च जालक ऊर्जा, उच्च जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या होती है, अभी मैंने आपको करवा रखा है। जालक ऊर्जा होती है ए माइनस प्लस बी प्लस से बनने वाला बॉन्ड ए बी। तो ये जालक ऊर्जा, यानी इससे बनने से जो बॉन्ड बनेगा उसके बाद में एनर्जी रिलीज अधिक होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। तो तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, ये आपके कंडीशन है। इसके अलावा एक बात और लिखनी है आपको, ये जो आयनिक बंध निर्माण की प्रक्रिया है ना, इनको बोर्न हेबर सर्किल से बताते हैं। देखो भाई, यहाँ पे लिखो आप, आयनिक बंध के निर्माण की प्रक्रिया, आयनिक बंध के निर्माण को बोर्न हेबर, बोर्न हेबर चक्र द्वारा समझाया जाता है, समझाया जाता है। किसके द्वारा, बोर्न हेबर चक्कर। ये बोर्न हेबर चक्कर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये बोर्न हेबर चक्कर, बोर्न हेबर चक्कर, बोर्न हेबर चक्कर। अब देखो, यदि एक Na, हमें क्या चाहिए, ये Na से Na प्लस चाहिए। ये सोडियम सॉलिड में होता है हमेशा। यदि सॉलिड को आपको गैस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है सर, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी, या इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। इससे क्या होता है, इससे सोडियम सॉलिड की जगह क्या बन जाएगा, गैस में बन जाएगा। अब हमें गैस से क्या चाहिए सर, हमें गैस से Na प्लस चाहिए। तो यानी इस गैस ये स्टेट से क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन हटना चाहिए। अब यहां से देखो, ए से इलेक्ट्रॉन हट के ए प्लस बने, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो यहां से आगे वाला स्टेप क्या होगा, आयनन ऊर्जा का। आयनन ऊर्जा में क्या होगा सर, ये Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। अब आगे देखो, इसी प्रकार हमारे पास एक Cl2 गैस है,
Cl2 गैस है। Cl2 गैस से आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे Cl2 है, इसको Cl में कन्वर्ट करना है। Cl का मतलब हो गया बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब भी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये दो बॉन्ड है, ऐसे देखो ए है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो जितनी इस बॉन्ड की एनर्जी है उसका आधा दोगे आप, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, Cl इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो आपके पास Na प्लस है, आपके पास Cl माइनस है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा। तो देखो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से NaCl बनेगा। और ये Na प्लस और Cl माइनस जो बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। देखो यही तो होता है जालक ऊर्जा, Na प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बनना चाहिए, NaCl। यहां से जो रिलीज होगी एनर्जी उसको बोलते हैं जालक ऊर्जा। तो ये देखो ये स्टेप आपके समझ में आने चाहिए सारे। आपको यहाँ पे अन्य सॉलिड दिया हुआ है, उसको पहले सबसे पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसके आयनन ऊर्जा देंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार Cl2 है, इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन करवाएंगे इसका, तो ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराएंगे, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने पास Na प्लस और Cl माइनस है, ये जालक ऊर्जा से NaCl में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आपको ये सारे स्टेप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप होते हैं बोर्न हेबर साइकिल में, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दो कंडीशन और होती है बोर्न हेबर साइकिल के लिए। केस फर्स्ट, देखो दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक आपको ये दे दिया जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, इसका मान ज्यादा हो किसे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होगा, आपको ये बोल दिया जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इसका मान और लेटिस एनर्जी इसका मान अधिक हो आपका, तो इसमें ये इसका मतलब ये हो गया जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, प्रबल आयनिक बंध होगा, प्रबल आयनिक बंध, प्रबल आयनिक बंध होगा। ठीक है। केस सेकंड, मुक्त ऊर्जा कम होती है, यानी बॉन्ड इसका मतलब कमजोर होगा, मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, दी गई ऊर्जा अधिक है, दी गई ऊर्जा अधिक है, दी गई ऊर्जा अधिक है, तो इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा दुर्बल बंध, दुर्बल बंध। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्लस लेटिस एनर्जी ये क्या होती है, मुक्त ऊर्जा होती है, तो यहाँ पे अपने ये भी लिख सकते हैं मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा ज्यादा है किससे, दी गई ऊर्जा से, दी गई ऊर्जा से। यदि मुक्त ऊर्जा ज्यादा है इसका मतलब जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके द्वारा एनर्जी ज्यादा रिलीज की जा रही है, तो उससे क्या होगा, उससे आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन है। ये आपको कई बार कंडीशन पूछ सकता है, तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए भी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है, दी गई एनर्जी से मुक्त एनर्जी से क्या संबंध है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड आपको बनाना है, यदि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कौन सी एनर्जी ज्यादा रखनी है, कौन सी एनर्जी कम रखनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। अब अपन पढ़ेंगे आयनिक जो कंपाउंड बन चुका है, आयनिक कंपाउंड बनने के बाद में इसके क्या गुण धर्म है उनके बारे में बात करेंगे। आयनिक बंध के गुणधर्म, आयनिक बंध के गुणधर्म। सबसे पहला एक गुणधर्म क्या होता है भाई सर, ये अपने जो काम काम की चीज है बस वो ही आपको याद रहनी चाहिए, जल में घुलनशील होता है ये, जल में विलय से। अब जल में विलय के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सी कंडीशन सर, जल में विलय रखना है तो आपको जल योजन ऊर्जा का मान, जल योजन, जल योजन ऊर्जा यदि ज्यादा होनी चाहिए किससे, जालक ऊर्जा से, जल योजन ऊर्जा यदि ज्यादा है आपकी किससे, जालक ऊर्जा से, तो वो क्या होगा भाई, वो जल में विलय होगा। देखो भाई जल योजन अधिक है यदि जालक ऊर्जा से, तो वो कंपाउंड क्या होगा, जल में विलय होगा। और जल योजन ऊर्जा कैसे चेक करते हैं आप, जल योजन ऊर्जा चेक करने का क्या नियम है भाई सर, जल योजन ऊर्जा हम चेक करेंगे, जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, सर जल योजन ऊर्जा
इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आकार। जिसका आकार ज्यादा होगा उसकी जल योजन ऊर्जा कम होगी। तो ये एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि यदि जल में विलय, आपको सीधा सीधा पूछेगा जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है जालक ऊर्जा से, तो क्या कंपाउंड जल में विलय होगा या नहीं होगा? तो आपको पता होना चाहिए जल योजन ऊर्जा अधिक है तो कंपाउंड जल में विलय है, यदि जालक ऊर्जा अधिक है तो कंपाउंड जल में अविलय है। ऐसे भी लिख सकते हो आप, जालक ऊर्जा अधिक है, जालक ऊर्जा अधिक है किससे? जल योजन ऊर्जा से तो जल में अविलय होगा, तो जल में अविलय, तो जल में अविलय होगा। ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर गुणधर्म, ठोस अवस्था में क्या होते हैं? जैसे NaCl को देखो आप, NaCl नमक, नमक ये ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। लेकिन लेकिन गलित अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। गलित को बोलते हैं मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब जब जो अपना सोडियम है, NaCl है, यानी जो नमक है, इसको आप सीधा गर्म करोगे, सीधा गर्म करोगे तो उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट, गलित अवस्था। तो गलित अवस्था में ये क्या हो जाएंगे? में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आपको गुणधर्म ध्यान में रखने हैं। तीसरा गुणधर्म होते हैं कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, A+ और B- से बनने वाला बॉन्ड है, वह अदिशात्मक होता है। आयनिक बंध क्या होते हैं भाई? अदिशात्मक होते हैं, अदिशात्मक होते हैं, दिशात्मक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा तो बाकी और नॉर्मल बात है, और से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये आपको ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो जल में विलय होगा, तो कब होगा? जब जलयोजन ऊर्जा का मान अधिक होगा। दूसरी बात, विद्युत के सुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरी बात, आयनिक बंध होते हैं वो अदिशात्मक होते हैं। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन 3 चीजों से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। अब अपने जो पढ़ेंगे, अब देखो आपको क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए 100% न तो आयनिक बॉन्ड होता है, न तो कोई बॉन्ड 100% आयनिक होता है, न ही कोई 100% बॉन्ड कोवलेंट होता है, न तो 100% आयनिक होता है, न ही 100% कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो क्या होता है सर, कुछ उसमें आयनिक में कुछ सहसंयोजक गुण होंगे, कुछ, यदि आपको मान लेते सपोज करो आप यदि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो आयनिक बॉन्ड 90% होगा, तो उसके अंदर 10% क्या है? कोवलेंट करेक्टर है। और यदि कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो 90% यदि कोवलेंट है तो उसमें 10% क्या होगा? आयनिक करेक्टर होगा। यानी कुछ आयनिक, आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजक गुण होते हैं, सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण होते हैं। अब आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट गुण होते हैं, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट गुण होते हैं, इसको हम फजान रूल से पढ़ते हैं। आयनिक बंध में कितने कोवलेंट गुण है उसको हम फजान रूल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर कितना आयनिक करेक्टर है, कोवलेंट बंध में कितने आयनिक करेक्टर है, इसको हम डाइपोल मोमेंट से पढ़ते हैं। ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण की कितनी मात्रा होती है, तो उसको हम फजान रूल से पढ़ते हैं। सहसंयोजक गुण में आयनिक बंध की कितनी मात्रा है उसको हम डाइपोल मोमेंट से पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला जो अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा फजान रूल। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? फजान रूल। इसके बाद में अपना पढ़ेंगे सहसंयोजक गुण, उसके बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। तो अगला सबसे बड़ा टॉपिक है वो है फजान रूल। तो आप लिख सकते हो, लिखो भाई इसमें, लिखो क्या लिखेंगे? आयनिक बंध में, आयनिक बंध में सहसंयोजक लक्षण या सहसंयोजक गुण, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण। एक बात आप ध्यान में रख लेना कि 100% यहां पे लिख सकते हो आप, कोई भी बंध, कोई भी बंध 100%, न तो, ऐसे लिखो, न तो 100% आयनिक हो सकता है, कोई भी बंध न तो, कोई भी बंध न तो 100% आयनिक हो सकता है, न तो 100% आयनिक हो सकता है, और न ही, और न ही 100% सहसंयोजक हो सकता है, सहसंयोजक हो सकता है।
ये बात आपसे ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी बंध न तो 100% आयनिक हो सकता है और नहीं 100% सहसंयोजक होता है। कुछ न कुछ आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण होंगे, कुछ न कुछ सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण होंगे। ठीक है, अब देखो आगे। अब अपने जो बात कर रहे हैं आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण। अब ये यदि आपका धनायन है और ये ऋणायन है, तो धनायन क्या करेगा, इस ऋणायन को, इस ये ऋणायन का मतलब होता है चारों तरफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन को घूमने और ये प्लस चार्ज, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने से ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सारा सारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की तरफ खींच लेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ध्रुवण शक्ति। पॉजिटिव की क्या है, ये ध्रुवण शक्ति है। पॉजिटिव ध्रुवण शक्ति ज्यादा है किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो रहा है। इसको बोलते हैं ध्रुवणता, इसको बोलते हैं ध्रुवणता। तो पॉजिटिव के लिए हम यूज करेंगे ध्रुवण शक्ति और नेगेटिव चार्ज के लिए हम यूज करेंगे ध्रुवणता। अब देखो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी जो ध्रुवणता को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार यदि किसी ध्रुवण शक्ति ज्यादा है, ध्रुवण शक्ति ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन हबर। ठीक है, तो लिखो भाई आप यहाँ पे ध्रुवण शक्ति, ध्रुवण, या फिर एक लाइन लिखो आप, उससे बाद में ज्यादा समझ में आएगा आपके। देखो जब धनायन धनायन ऋणायन के समीप आता है, ऋणायन के समीप आता है, समीप आता है, तो धन आयन का धनावेश, धनायन का धन आवेश, ऋणायन का धनावेश ऋणायन के इलेक्ट्रॉन, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन हब्बर, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन हब्बर को अपनी ओर आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन हब्बर को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे धनायन द्वारा, इसे धनायन द्वारा ऋण आयन की ध्रुवणता, ऋण आयन की ध्रुवणता, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन कहते हैं। एवं ऋण आयन को, ऋण आयन को बोलते हैं ध्रुवित, पोलराइज्ड कहते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से धनायन क्या कर रहे हैं, ऋणायन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अब अपने दो शब्द आते हैं, ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता। तो पहले अपने लिखते हैं ध्रुवण शक्ति को, एक नंबर लिखते हैं ध्रुवण शक्ति। एक नंबर क्या होगा, ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति का क्या मतलब होता है, ध्रुवण शक्ति यानी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता। तो आप लिख सकते हो धनायन, धनायन की ऋण आयन को, धनायन की ऋण आयन को ध्रुवित करने की, ध्रुवित यानी पोलराइज्ड करने की, यानी डिस्टर्ब करने की क्षमता, करने की क्षमता को ध्रुवण शक्ति कहते हैं। ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर कहते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजिंग, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। ठीक है, धनायन की ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ध्रुवण शक्ति या पोलराइजिंग पावर कहते हैं। इसके अलावा दूसरा आता है वर्ड ध्रुवणता, पोलराइजेशन, ध्रुवणता। देखो ध्रुवण शक्ति किसके द्वारा आती है, धनायन द्वारा, और ये ध्रुवणता किसके द्वारा आती है, ऋणायन द्वारा। तो देखो आप लिख सकते हो ऋणायन के ध्रुवित होने की, ऋणायन के ध्रुवित होने की क्षमता, ऋण आयन के ध्रुवित होने की क्षमता को ध्रुवणता कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। देखो भाई अब तक आपने क्या पढ़ा है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होंगे। अब कितना अट्रैक्ट होंगे, इससे क्या क्लाउड, देखो ये जो पहले गोलाकार था वो अब थोड़ा सा क्या हो गया, अंडाकार शेप में चला गया। जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले गए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले गए।
तो इसको हम बोलते हैं ध्रुवणता। और जो पॉजिटिव चार्ज कितना अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको बोलते हैं ध्रुवण शक्ति। ध्रुवण शक्ति क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर, इसको बोलते हैं ध्रुवण शक्ति। और ध्रुवणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितनी शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ थे पहले गोलाकार में, अब इलेक्ट्रॉन किस दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कितनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं ध्रुवणता। अब यदि किसी में ध्रुवणता ज्यादा होगी, इसका मतलब उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। तो आप ये लिख सकते हो सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू ध्रुवणता। किसके प्रोपोर्शनल होता है? ध्रुवणता के प्रोपोर्शनल है। सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू ध्रुवणता। ध्रुवणता के प्रोपोर्शनल होता है सहसंयोजक गुण। अब देखो ये जो ध्रुवणता की मात्रा है ना, ये हमें फजान रूल बताएगा। तो लिखो भाई, ध्रुवणता की मात्रा को फजान रूल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्रुवणता की मात्रा, ध्रुवणता की मात्रा को फजान नियम, फजान नियम से बताते हैं। फजान नियम से बताते हुए, ध्रुवणता की मात्रा को किससे बताते हैं? फजान नियम से बताते हैं। अब लिखो फजान नियम क्या होता है? फजान नियम, फजान नियम, फजान नियम। देखो भाई एक तो आप मेरे को खुद बताओ, एक तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल छोटा सा है, एक पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? सिर्फ जो पॉजिटिव चार्ज छोटा है, वो भी सी बात है, उसके पास प्लस चार्ज ज्यादा होगा। बिल्कुल प्लस चार्ज छोटा सा, छोटे सा का मतलब होता है कि 5 प्लस चार्ज है, वो 5 प्लस चार्ज बिल्कुल यहाँ के यहाँ आ गए। एक आपका क्या साइज बड़ा है, इसमें भी 5 ही प्लस चार्ज है, लेकिन साइज बड़ा है, तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी? इससे छोटे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा बिल्कुल पास पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज छोटा है, यानी इसका मतलब धनायन का आकार कम है, वो क्या करेगा? उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो उसके में उसमें क्या होगी? ध्रुवणता ज्यादा होगी। ध्रुवणता ज्यादा होगी तो उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। एक बात तो ये दूसरी बात आकार, यानी आकार किसका छोटा होना चाहिए? सर धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। अच्छा आवेश, यदि धनायन पे आवेश ज्यादा होगा, आप खुद मेरे को बताओ, यदि धनायन पे आवेश ज्यादा होगा, एक तो ऐसा धनायन है जिसपे 2 आवेश है, एक ऐसा धनायन है जिसपे 10 आवेश है, इलेक्ट्रॉन को कौन आसानी से खींचेगा? सर 10 वाला ज्यादा खींचेगा। 10 वाला ज्यादा खींचेगा, इसका मतलब इसकी ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी, तो ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो ध्रुवणता ज्यादा करेगा। ध्रुवणता ज्यादा करेगा तो सहसंयोजक गुण भी ज्यादा होगा। तो सहसंयोजक गुण किस पे डिपेंड कर रहा है? धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और धनायन पर आवेश अधिक होना चाहिए। आकार छोटा होना चाहिए और आवेश अधिक होना चाहिए। तो लिखो भाई, सबसे पहला पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? धनायन का आकार व आवेश। सबसे पहले आप क्या लिखोगे इसमें? ध्रुवणता इज प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण, इज प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश अपॉन धनायन पर आकार, अपॉन धनायन का आकार। अब आप मेरे को खुद ही बताओ, ये मैंने क्यों लिखा है? धनायन का आकार ज्यादा होगा। देखो नीचे मैंने क्या लिखा है? आकार लिखा है। इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर, कोवलेंट करेक्टर, इसको बोल लिखते हैं सी सी, कोवलेंट करेक्टर। अब देखो यदि आकार ज्यादा है तो ओबी सी बात है सी सी कम होगा। आकार बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम खींचेगा, कम खींचेगा तो उसके अंदर ध्रुवणता कम होगी, तो सहसंयोजक गुण भी कम होगा। देखो ये रहा सहसंयोजक गुण प्रोपोर्शनल टू ध्रुवणता, तो यहां से मैंने लिखा है ध्रुवणता प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू धनायन पर आवेश, यानी धनायन पर आवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई? ध्रुवणता ज्यादा होगी, और धनायन पर आकार ज्यादा होगा तो ध्रुवणता कम होगी। यहां से एक चीज लिख सकते हो आप, धनायन पर आवेश, धनायन पर आवेश ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा तो क्या होगा? कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। इसी प्रकार धनायन पर, धनायन का आकार ज्यादा होगा, धनायन का आकार ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर कम होगा। धनायन पर आवेश ज्यादा होगा तो कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा, धनायन पर आकार यदि अधिक होगा तो कोवलेंट करेक्टर कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई,
द के केस में ये होता है। दूसरी बात होता है रिनाइन का आकार, 2 नंबर आएगा रिनाइन पर आकार व रिनाइन का आकार व आवेश, रिनाइन का आकार व आवेश, आकार व आवेश। देखो भाई, अब आप मेरे को खुद ही बताओ, एक रिनाइन तो नेगेटिव इतना सा है, एक रिनाइन बड़ा है, तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है? देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास है, यहाँ पास पास, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर है। अब यदि यहां से खींचेंगे हम, तो खींचेंगे तो ये आसानी से क्या होगा, इसमें साइज में विकृति आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन एक तरफ आसानी से खींचे जा सकते हैं। तो जिसपे रिनाइन का आकार बड़ा होगा, तो इसका मतलब उसमें विकृति ज्यादा आएगी, विकृति का मतलब उसमें जो ध्रुवणता है वो ज्यादा होगी। तो आपको रिनाइन के केस में आकार पे देखना है, आकार बड़ा तो ध्रुवणता ज्यादा। आकार कब बड़ा होगा, जब रिनाइन पे चार्ज बढ़ाएंगे तो भी आकार बढ़ेगा, यानी रिनाइन पे चार्ज बढ़ाने से आकार बढ़ता है। तो रिनाइन पे आवेश और ऋणात्मक पर आवेश और आकार के प्रोपोर्शनल होता है क्या, ध्रुवणता। तो लिख सकते हो आप ये चीज, क्या लिख सकते हो भाई, ध्रुवणता इज प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण बोले तो सी कोवेलेंट कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू ऋण पर आवेश, इज प्रोपोर्शनल टू ऋण आयन पर आकार, ऋण आयन का आकार, ऋण आयन का आकार। ये चार चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ध्रुवणता प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू ऋण आयन पर आवेश इज प्रोपोर्शनल टू ऋण आयन का आकार। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, तो क्या है, धनायन अपॉन धनायन पर आवेश अपॉन आकार। देखो तो यहां से दो चीज आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, धनायन, धनायन के केस में आपको रखना है आवेश अपॉन आकार, आवेश अपॉन आकार। ऋण आयन, ऋण आयन, ऋण आयन के केस में आपको आवेश कोमा आकार याद रखना है, आवेश कोमा आकार। ये लो, ये किसके प्रोपोर्शनल है, सहसंयोजक गुण के, सहसंयोजक गुण के। इतने से मैं अपने पूरा सहसंयोजक गुण आ जाएगा, धनायन पे आवेश अपॉन आकार, ऋण आयन पे आवेश कोमा आकार। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एक आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं, NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब देखो ये Na प्लस, सब में Na प्लस कॉमन है, Na प्लस सब में कॉमन है। आप बात करेंगे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, आप इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, ऋण आयन पर आकार बढ़ रहा है, ऋण आयन का आकार बढ़ रहा है, ऋण आयन का आकार बढ़ रहा है भाई। ऋण आयन का आकार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, सहसंयोजक गुण बढ़ेगा। तो ये पूछ सकता है आपको कि ऊपर से, या फिर ABCD देख के आपको पूछ सकता है ABCD और इसका क्रम पूछ सकता है कि सहसंयोजक गुण का क्रम बताओ, तो आप बोलोगे डी का सबसे कम हो, डी का सबसे ज्यादा होगा और ए का सबसे कम होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके अलावा 3 नंबर, एक चीज और लिखो आप 3 नंबर पे, कौन सी चीज है सर, डी ब्लॉक की जो धातु होती है उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होते हैं, किससे, S ब्लॉक की धातुओं से। लिखो छद्म अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। इसका क्या मीनिंग है सर, इसका मीनिंग कुछ ही नहीं है, इसका मीनिंग ये होता है कि जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसकी ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है 8 इलेक्ट्रॉन वालों से। 18 इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जिसके बाह्यतम कोश में 18 हो, बाह्यतम कोश में 18 को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद डी इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएंगे, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 1s2 2s2 2p6, ये क्या है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आपकी इसमें क्या होगा, इसकी ध्रुवण क्षमता कम होगी, इनकी ध्रुवण क्षमता अधिक होगी। तो आप लिख सकते हो डी ब्लॉक की, सीधे सीधे आप इसमें लिखोगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक की धातुएं, धातुओं में सहसंयोजक गुण, में सहसंयोजक गुण S ब्लॉक की धातुओं से अधिक होता है, S ब्लॉक की धातुओं से अधिक होता है, धातुओं से अधिक होता है। आपको एग्जांपल दे सकता है इसका, देखो आपको ऐसे दे दिया जाए CuCl और NaCl, सहसंयोजक गुण किसका ज्यादा होगा, सहसंयोजक गुण। तो आप बोलोगे सर डी ब्लॉक की कौन सी है, सर CuCl डी ब्लॉक की है और ये NaCl S ब्लॉक की है। तो ये डी ब्लॉक की है, इसकी वजह से इसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा है, ये S ब्लॉक की है, इसकी वजह से इसमें सहसंयोजक गुण कम है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ तक अपने कंप्लीट हो चुका है।
ये आपको जो है फजान रूल बता सकता है कि कितना कोवलेंट करेक्टर है। अब कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा उससे क्या चीज होती है भाई, एक चीज और लिखो भाई, कोवलेंट करेक्टर अधिक होने से क्या क्या नुकसान है आपका। तो देखो भाई यहाँ पे, तो सर हम ये बात बोलेंगे कि सहसंयोजक गुण अधिक है, सहसंयोजक गुण अधिक है, इसका मतलब उसमें आयनिक गुण कम होंगे। भाई सहसंयोजक गुण अधिक है, 100 टोटल 100 गुण है, 100 गुण में यदि आपका 20 सहसंयोजक गुण है, एक में क्या है 100 है टोटल, 100 में दो कंडीशन लेते हैं, एक में तो 20 सहसंयोजक गुण है, फिर बच गए आयनिक कितने 80, एक में 100 में से 10 ही सहसंयोजक गुण है तो आयनिक गुण कितने बच गए 90। अब आपको इनमें से बोलोगे आप सर सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा तो आयनिक गुण कम हो जाएंगे, तो यानी सहसंयोजक गुण बढ़ने से आयनिक गुण कम हो जाते हैं, तो ये आयनिक गुण कम हो जाएंगे। आयनिक गुण कम होंगे तो इससे क्या नुकसान होगा सर, आयनिक गुण कम होंगे तो विलेयता कम हो जाएगी, विलेयता कम हो जाएगी, आयनिक गुण से विलेयता कम होती है, और इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा तो विलेयता कम हो जाएगी, तो विलेयता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेल्टिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान में रखना आपको। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आप लिखो, निम्न LiCl BeCl2 BCl3 व BCl4 में सहसंयोजी गुण, में सहसंयोजी गुण का क्रम, का क्रम है। तो देखो भाई सॉल्यूशन आप कैसे करोगे सर, LiCl BeCl2 BCl3 फिर CCl4, CCl4, यहाँ पे आप लिखो CCl4, CCl4। अब देखो इस पे चार्ज कितना सर +1, इस पे चार्ज कितना +2, इस पे चार्ज +3, इस पे चार्ज +4, धनायन पे चार्ज बढ़ रहा है, धनायन पर आवेश बढ़ रहा है, धनायन पर आवेश बढ़ने से क्या होता है भाई, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, इसलिए कोवलेंट करेक्टर या सहसंयोजी गुण का क्रम क्या होगा, सहसंयोजी सहसंयोजी गुण, सहसंयोजी गुण किसका ज्यादा होगा, CCl4 का सबसे ज्यादा होगा, फिर BCl3 का, फिर BeCl2 का, फिर LiCl का। ये आपका ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं विलेयता का, पूछ सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, कोवलेंट करेक्टर निकालना है, यदि कोवलेंट करेक्टर अधिक है तो उसकी विलेयता कम होगी, तो इसमें आपको ये पूछ सकते हैं विलेयता गुण। तो विलेयता गुण सर हमें पता है विलेयता गुण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट करेक्टर, जिसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा उसमें विलेयता गुण कम होगा, तो उल्टा हो जाएगा, विलेयता इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। एक क्वेश्चन अपना देखो भाई, एक क्वेश्चन और है, CaH2 BeH2 व BaH2 में आयनिक, में आयनिक प्रवृत्ति का क्रम है, आयनिक प्रवृत्ति का क्रम है, इसका ऑर्डर आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 लगा देते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दोगे। अगला जो सेशन आएगा, अगले सेशन में हम बात करेंगे कोवलेंट करेक्टर की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की और डाइपोल मोमेंट की, इसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप आयनिक प्रवृत्ति का क्रम पूछा हुआ है, ये आप देखते हैं किस किस का सही है, इसका आप आंसर मेरे को देना। मैं चलो ऑप्शन दे देता हूँ आप में, इस क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन आ गया BeH2 CaH2 फिर BaH2, ऑप्शन बी CaH2 BeH2 फिर BaH2, ऑप्शन सी BeH2 BaH2 CaH2, ऑप्शन डी BaH2 BeH2 और CaH2। देखते हैं ये किस किस का आंसर सही होता है, इसका आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका सेशन पसंद आया, यदि आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि बेहतरीन क्लास यदि कोई आपको केमिस्ट्री की कहीं पे मिल रही है तो फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट में मिल रही है, इससे शानदार आपको कहीं नहीं मिलेगी। बेहतरीन क्लास, बेहतरीन कंटेंट, IITian फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको केमिस्ट्री कोर्स करवाया जा रहा है, इसका आप लाभ उठाओ, तुरंत आप हमारी ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे केमिस्ट्री कोर्स चल रहा है, उसको परचेज करो और अपने केमिस्ट्री में मजबूत करो और केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।